रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके जिसमें हम आज आपका थर्ड चैप्टर पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इंग्लिश में कहें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपका पोल रिजल्ट देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, है ना। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। पिछली क्लास में जहां तक मैंने देखा तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिसने पोल में आंसर नहीं किया हो। प्रियांशु, शायद आपका भी पिछली क्लास में आंसर आया था। इट मींस आपके फोन में अब पोल का ऑप्शन चल पड़ा है, तो आज की क्लास से भी आपने आंसर देना जो है वो कंटिन्यू रखना है। ठीक है प्रियांशु, देखो जैसे कि यहाँ पे पिछली क्लास में आपने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दिया था। ठीक है, तो इस बार भी ऐसे ही करना, पोल में आंसर जरूर देना। तो पिछली क्लास में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन बच्चों ने दो के दो सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं उनके नाम है प्रियंका, हिमांशु, शबनम, आरुषि। हिमांशु के साथ साथ निशा भी थी। तो प्रियंका, हिमांशु, निशा, शबनम, आरुषि, विनेश, हेमलता, खुशी, निशा, प्रीति, शशि और प्रिया। ठीक है, तो ये था हमारा पिछली क्लास का पोल रिजल्ट, जो कि आपके ग्रुप में भी है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, हाँ अभी के लिए देखो, अभी के लिए ग्रुप में मैसेजेस नहीं, कोई अगर इस क्लास में है तो ग्रुप में मैसेजेस नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले इसका हम पढ़ेंगे व्यापक रूप जिसको हम कहते हैं मानक रूप भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, बच्चों बताइए ये जो आप यहाँ पे चीज देख रहे हो इसको आप क्या कहते हो? रैखिक समीकरण। स्नेहा, आपने गलत डाला है। ठीक है बेटा, मैं उसको ठीक कर दूंगी। ओके स्नेहा। क्या कहा, फिर से बोलो, क्या इसको कहेंगे हम? बहुपद। 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 पहले कुछ और आंसर आया था, पहले क्या आया था बताओ? समीकरण। हाँ, लेकिन ये समीकरण नहीं है। क्यों? इसके बराबर में जीरो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बराबर में जीरो नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुपद है। बहुपद मतलब ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको आपने पहचान लिया। अब हम क्या करें, अगर हम इस बहुपद या फिर इस पोलिनोमियल के आगे बराबर है का निशान लगा के जीरो लगा दें, या कुछ भी लिख दें, मैंने कहती जीरो लगाओ, आप यहाँ पे 10 लिखो, 15 लिखो, 16 लिखो, कुछ भी लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण। समीकरण। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? ये एक समीकरण है, और समीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेशन। किस किस को इन दोनों में अंतर पता है और किस किस को अंतर जानना है? जिसको अंतर नहीं पता वो आर लिखो, जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्या इसमें डिफरेंस भाई है, कुछ पता नहीं लग रहा, दोनों तो सेम लग रहे हैं, तो वो आर लिखेंगे। जिसको जिसको भी अंतर पता है वो वाई लिखेंगे। ठीक है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो भाई पूछ लो, आर लिख लो, अगर पता है तो वाई लिख सकते हो। ठीक है, एक आर आ चुका है, दो आर आ चुके हैं। चलो तो इसको समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली चीज जो आपका बहुपद होता है, पहले इसको जो है वो इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी यहाँ पे स्टूडेंट है, तो इसको मैं, ये है हमारा पोलिनोमियल, और जो नीचे लिखा है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन और पोलिनोमियल में जो फर्क होता है बच्चों, वो ये होता है कि पोलिनोमियल लिखने के लिए कभी भी आप कोई पोलिनोमियल लिख रहे हो, कोई बहुपद लिख रहे हो, तो कैसे लिखा जाता है? x प्लस 2, ये भी एक बहुपद है। अगर मैं द्विघात बहुपद लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? वाई स्क्वायर माइनस का 2y जमा का 8, ये मेरा द्विघात बहुपद है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर मैं एक और लिखूं यहाँ पे, तो मान लो z में लिखूं तो z माइनस 8, ये भी एक बहुपद है, एक पोलिनोमियल है। लेकिन जब हमने समीकरण को लिखना है, इक्वेशन को लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इसी को अगर मैं समीकरण बनाना चाहूं, इक्वेशन बनाना चाहूं, तो कैसे लिखा जाएगा? x प्लस 2 बराबर है 0। समीकरण में क्या होता है, इक्वेशन में क्या होता है? आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहले आपके पास होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा आपके पास होना चाहिए राइट हैंड साइड, और तीसरा आपके पास होना चाहिए इक्वल टू का साइन। क्या होना चाहिए? ये सबसे जरूरी चीजें हैं। अगर किसी को आपने समीकरण कहना है तो उसके पास तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल टू का निशान, मतलब कि बराबर का निशान। तो यही फर्क होता है बहुपद और समीकरण में। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अगर z माइनस 8 को समीकरण बनाना है तो कैसे बनाओ?
z माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, क्या इसके बराबर में कुछ और लिख सकती हूँ मैं? 0 लिखना जरूरी है क्या? यस मैम। 6 बजे होती है उससे। यस, किस लिए यस? पूरा बताओ। लिख सकते हैं इसके बराबर में कुछ भी? यस मैम। यस मैम के बराबर होगा, लिख सकते हैं। मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि इसको 0 लिखो, आप यहाँ पे z माइनस 8 बराबर है 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो भाई, अभी स्क्रीन आ रही है क्या? अभी मैंने स्क्रीन को फिर से शेयर किया। यस मैम। हाँ, जिसको नहीं आ रही थी हम दोबारा समझाएं। ठीक है, दोबारा समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम बस अभी हमने इतना ही सीखा कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इतना ही हमने अभी तक सीखा। तो जो आपका बहुपद है, पोलिनोमियल है, उसको लिखा, उसमें उसको बस कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए कुछ चीजें। क्या क्या? बहुपद कहता है कि आप कहीं से भी चर उठा के ले आओ। चर मतलब वेरिएबल, जैसे कि x क्या है, यहाँ पे चर है, वेरिएबल है। आप कहीं से भी कोई संख्या उठा के ले आओ, नंबर उठा के ले आओ, कांस्टेंट जिसको अचर कहते हैं, वो हमारे पास दो है, और उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी निशान लगा दो, मैं उसको बहुपद का नाम दे दूंगा। लेकिन बहुपद ने एक शर्त रखी थी भाई, घात के लिए बहुपद ने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी, किसी को याद है तो? कैसी होनी चाहिए बहुपद की घात? पूर्ण संख्या। बिल्कुल करेक्ट। बहुपद ने कहा था कि जब भी बहुपद बनेगा उसकी जो घात, जीरो नहीं बेटा, उसकी जो घात होगी, उसकी जो भी जैसे x है, x के सिर पे कुछ है यहाँ पे, इसकी घात में वो कितना है, वो एक है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो y की घात 2 माइनस 2y जमा 8, यहाँ पे y की घात 2 है, तो ये भी बहुपद है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 2 क्या है, 2 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो ये भी बहुपद है। तो इनको कहा जाता है बहुपद, जिसमें सिर्फ चर होता है, अचर होता है और प्लस माइनस होता है, और घात जो है वो पूर्ण संख्या, होल नंबर होती है। ठीक है, और बात करें समीकरण की, तो समीकरण ने ऐसा कुछ नहीं कहा, समीकरण ने कुछ और ही नियम कह लिया। समीकरण ने कहा, इक्वेशन ने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, राइट हैंड साइड लेके आओ और बीच में इक्वल टू का साइन लेके आओ, तो वो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अभी बताओ भाई, अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सुने बेटा, डाउट? सोनिया ने डाउट पूछा था बेटा, कोई अब कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। नो मैम। तो ये हो गया बहुपद मतलब पोलिनोमियल, और ये हो गया समीकरण मतलब कि इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब भी आप किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने बच्चों खुद से 3 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल पूछने हैं? 3 सवाल पूछने हैं। कौन कौन से, तो वो भी बता देती हूँ। पहला सवाल आप खुद से पूछोगे कि ये जो यहाँ पे चीज लिखी गई है जिसका नाम है 5x माइनस 4y जमा 8 बराबर है 0, ये जो यहाँ पे चीज लिखी गई है, क्या ये एक समीकरण है, क्या ये एक इक्वेशन है? बताइए जरा, है या नहीं, हाँ या ना? यस मैम। मैम है। क्योंकि समीकरण में हमने देखा कि इसके पास देखो, इसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है ना, और इसके पास जो है वो राइट हैंड साइड भी है, और बीच में बराबर है का निशान भी है, तो इसको हम समीकरण कहेंगे, मतलब इसको हम इक्वेशन जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर पहला सवाल कि जो चीज आपको दी गई है क्या वो समीकरण है, इक्वेशन है? आपने कहा हाँ है। दूसरा सवाल आप खुद से पूछेंगे कि इसमें जो है वो चरों की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कितने चर हैं इसमें, बताइए जरा। दो। क्या क्या नाम है? नाम बताओ। मैम 5 नहीं 4। नहीं बेटा, एक्स। चर नहीं। मैम हाँ ठीक है, अभी जवाब आया 5x और 4y, ये वो भी नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल जो होता है बच्चों, वेरिएबल जो होता है जिसको हिंदी में हम चर कहते हैं, जो हमारे चर होते हैं वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप किसी चर को लिख रहे हो तो उसमें संख्या नहीं आएगी, उसमें सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट आएंगे, जो कौन कौन है, एक तो x है और दूसरा y है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि चर जो है वो इसमें कौन कौन है, x और y है। कितने चर हैं, तो हम कहेंगे कि दो चर हैं। कितने चर हैं, तो दो चर हैं। कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, x और y। चरों की अधिकतम घात, मतलब कि जो आपने अभी, हाँ एक है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल।
बिल्कुल, जो आपने अभी x और y को लिया वो कैसे है, उनकी जो घात है सबसे बड़ी वो कितनी है, वो 1 है। देखो x की घात भी यहाँ पे 1, y की घात भी यहाँ पे 1। कैसे मुझे पता चला घात में 1 है? क्योंकि जिसकी घात में कुछ नहीं होता उसकी घात में हमेशा 1 होता है। जिसकी पावर में, जिसकी डिग्री में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा उसकी डिग्री में, उसकी पावर में हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ लिखा गया होता 5x की घात 2, तो तब बताओ x की घात कितनी होती, x की पावर कितनी होती? 2 होती। लेकिन तो यहाँ पे तो लिखा ही नहीं था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा था। तो जहां पे कुछ नहीं लिखा जाए वहां पर खुद समझ जाना कि इनकी घात कितनी है, 1 है। तो हमने कहा चरों की अधिकतम घात जो है वो 1 है। अब मुझे बताओ जिसमें भी, चाहे वो बहुपद हो चाहे वो समीकरण हो, अगर चरों की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? क्या नाम होता है उसका? रैखिक समीकरण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। उसको हम कहते हैं रैखिक। ठीक है, कोई भी चीज उठा लीजिए बच्चों, चाहे वो बहुपद हो चाहे वो समीकरण हो, अगर सबसे बड़ी घात 1 है, मैक्सिमम डिग्री, सबसे बड़ी पावर अगर 1 है, तो उसको हम रैखिक कहेंगे। और इंग्लिश में कहें तो उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर है। क्या है ये? लीनियर। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब जरा इसका नाम पढ़ो। तो ये अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपको हाँ मिल जाते हैं, पहला सवाल, क्या ये समीकरण है? हाँ ये समीकरण है। क्या इसमें चरों की संख्या 2 है? हाँ इसमें चरों की संख्या 2 है। क्या ये रैखिक है? हाँ ये रैखिक है। तो ये बन गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 3 सवाल पूछो, अगर उनके जवाब हाँ मिलते हैं तो आप कहोगे कि हाँ ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। और अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ ये इक्वेशन है। इसके पास कितने वेरिएबल्स हैं? तो इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y, और जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 हो उसको लीनियर कहते हैं। क्या ये लीनियर है? तो हाँ ये लीनियर है। तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अगर हमने 3 सवाल पूछे और उनके जवाब हमें हाँ में मिलते गए तो हम कहेंगे कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इन 3 सवालों में से? किसी में भी डाउट है तो बता दो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल करके। 10a माइनस 20b प्लस 9 बराबर है 0। क्या ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि नंबर 1, क्या ये समीकरण था? बताओ। यस मैम। हाँ, समीकरण मतलब क्या ये इक्वेशन है? हमने कहा हाँ ये इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई? दूसरा सवाल क्या पूछना है खुद से? चरों की संख्या। इसमें कितने वेरिएबल हैं? ठीक है, कितने वेरिएबल है, और चरों, उसको हिंदी में कहें तो चरों की संख्या। ठीक है, चरों की संख्या। ठीक है, ए और बी। कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, तो चरों की संख्या भी, वेरिएबल का भी पता लगा लिया। तीसरा क्या सवाल पूछना है? चरों की अधिकतम घात। इसकी कितनी अधिकतम होनी घात चाहिए? कितनी है? 1 मैम, 1। ठीक है, मतलब आपको अधिकतम घात नहीं भी देखनी ना, सीधे देखो कि क्या ये रैखिक है। सीधा, अगर आपको ऐसा अधिकतम घात में कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा देखो कि क्या ये रैखिक है, क्या ये लीनियर है। पर रैखिक का फिर आपको मतलब पता होना चाहिए। रैखिक मतलब सबसे बड़ी घात 1। ठीक है, लिख लेती हूँ घात में 1। ठीक है, तो ये समीकरण था। हमने कहा हाँ ये समीकरण है, इक्वेशन है। इसमें चरों की संख्या कितनी है, वेरिएबल कितने हैं? तो हमने कहा 2 है। कौन कौन से? तो हमने कहा एक है ए और दूसरा है बी। इसमें चरों की अधिकतम घात कितनी है? क्या ये रैखिक है? तो जी हाँ ये रैखिक है, क्योंकि ए की घात भी 1, बी की घात भी 1, दोनों की घात 1 है। तो हम कहेंगे कि ये रैखिक है, ये लीनियर है। तो इस हिसाब से ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या हिंदी में कहें तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब अगर यहीं पे मैं इसको बदल दूं और मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, c बराबर है 0, क्या अब ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होगा? बताओ जरा। चलो सवाल पूछें, पहले सवाल पूछेंगे फिर पता चलेगा। क्या ये समीकरण है? यस मैम। क्या इसमें वेरिएबल कितनी है?
3 है। 3 है। कौन कौन? ABC। ABC। तो हम कहेंगे कि इसमें चरों की संख्या 3 हो गई, इसलिए ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि 3 चर आ गए भाई, 2 कैसे बोले हम? जब चरों की संख्या 3 आ गई तो 2 कैसे बोल सकते हैं? पर क्या ये रैखिक था? इसका आंसर भी बता दो, रैखिक था क्या? यस मैम। यस, रैखिक भी था। तो यस इसने मैम। पहली और दूसरी Yes, कंडीशन ma'am. को पूरा कर दिया, पहली और दूसरी को पूरा, सॉरी, पहली और तीसरी कंडीशन को पूरा कर दिया, पर दूसरी को पूरा नहीं किया, इसलिए हम कहेंगे ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों मना किया? क्योंकि इसमें चर जो है वो 3 आ गए थे। ठीक है, तो बस यहाँ एक था थोड़ा थोड़ा जो आपको समझना था, बाकी आगे करेंगे बहुत से क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखेंगे इसका व्यापक रूप, इसका मानक रूप, या इसको हम इंग्लिश में कहें तो जनरल फॉर्म। जैसे हमने द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा था, किसी को याद है भाई द्विघात बहुपद का मानक रूप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? बताओ। ax² + bx + c। वेरी गुड, सब कुछ याद है भाई, प्रियंका ने तो सब कुछ याद रखा है और काफी अच्छी बात है ये। बाकी बच्चों को भी याद होगा पर उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो बिल्कुल आप चैट में भी लिख सकते हो। किस किस को याद था? चलो हैंड रेज कर लो, ऐसे मुझे पता चल जाएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। हाँ, तो भाई जो पीछे पढ़ते हैं ना उसको भी याद रखना होता है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है बहुत से बच्चों को याद होगा ये। तो बिल्कुल सिंपल था, ax² + bx + c, ये क्या है? तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है या जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है। तो जैसे बहुपद के मानक रूप से हम, मतलब इस मानक रूप का मतलब क्या है तो ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंग्लिश में कहें तो, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। अब देखो इसका मतलब ये है कि जितने भी द्विघात बहुपद गणित में होंगे, जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको मैथ में मिलेंगे, वो सभी इस तरीके के ही दिखाई देंगे, उनका चेहरा ऐसा होगा। जैसे एक इंसान का क्या है, इंसान के पास एक नाक होता है, एक मतलब मुंह होता है, 2 कान, 2 आंखें, वो हमारी पहचान है। तो वैसे ही ये जो मैंने यहाँ पे मानक रूप लिखा, जनरल फॉर्म लिखा, ये उस बहुपद की पहचान है कि उनकी जो शक्ल होगी वो ऐसी होगी, ठीक है, ये होता है मानक रूप। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का भी मानक रूप देख लेते हैं, जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। तो उनका चेहरा जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ax, इसको कॉपी पे लिखो भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप करके लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे लिख लो। तो ax जमा by जमा c बराबर है 0, ये है हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। मतलब कि उनका जो चेहरा होगा वो ऐसा होगा। अगर उनका चेहरा ऐसा नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा नहीं लिखा गया है तो आपको उसको अरेंज करके ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप है। जहां पर आपको एक चीज इन्होंने कही है कि यहाँ पे जो ABC है बच्चों, ये संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स है। रियल नंबर में सब आता है, कुछ भी उठा के ले आओ, परिमेय, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, -0, सब कुछ आता है रियल में, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ABC जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, आप इनकी जगह पे कुछ भी लिख लो, बट A और B को कभी भी 0 के बराबर मत लिखना। कभी ऐसा मत करना कि A की जगह पे या B की जगह पे आपने 0 लिख दिया। बताओ ऐसा क्यों नहीं करना है? बहुपद के केस में भी हमने ट्राई किया था, क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम ये कट जाते हैं। कट जाते हैं मतलब? मैम अगर किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। हाँ, अगर हम क्या करें, मान लो मैंने A की जगह पे 0 लिख दिया, A की जगह पे मैंने 0 लिख दिया और 0x बन गया ये। B की जगह पे मान लो मैंने 5 लिखा तो ये 5y बन गया। C की जगह पे मैंने 8 लिखा तो ये 8 ही रहा और बराबर है 0, ठीक है, बराबर है 0। अब यहाँ से क्या हुआ? हाँ, यहाँ से क्या हुआ, जो x वाली टर्म थी वो तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई भाई? क्योंकि 0 से गुणा हो गया तो 0 आ गया। उसको लिखना जरूरी है क्या? नो मैम। नहीं लिखेंगे। कितना बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 5y जमा 8 बराबर है 0। तो क्या इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहोगे? नो मैम, ये तो नहीं कहेंगे। नो मैम, नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि भाई कहाँ है? 2 चर तो लिखे नहीं रहे, मैम इसमें एक ही चर है। एक ही है।
दूसरा तो गायब हो गया, दूसरा तो जीरो जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ए को जीरो लिखा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी लिख लेना ए और बी की जगह पर कभी भी जीरो मत लिखना। सिर्फ ए और बी के लिए कह रहे हैं। जिसके पास चर है ना, जैसे ए के पास एक्स है, बी के पास वाई है, बस इन दोनों को जीरो मत करना, सी को जीरो करना है, कर लेना। हाँ बोलो बोलो। मैम दोबारा समझा दो इसे। ओके, दोबारा समझते हैं इसको। मैं पहले एक बार मिटा देती हूँ, ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। मानक रूप जो भी आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, वो कैसा है? वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा, और इससे ना पेपर में क्वेश्चन आया था। अब अभी हम जो पोल में क्वेश्चन करेंगे वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ऐसे मत समझना कि क्या ये बच्चों वाली चीजें, ये बच्चों वाली चीजें नहीं, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, तो हमने ये लिख दिया मानक रूप। किसका मानक रूप लिख दिया? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसमें इन्होंने कहा कि जो आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, वो इस तरीके की दिखती है, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज हमें यहाँ पे बताई। क्या बताई? कि जो एबीसी है, जो यहाँ पे हमने एबीसी लिखा है, ये संख्याएं हैं, ये नंबर है। कैसे नंबर है? तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें सारी संख्याएं आती हैं। पहली चीज उन्होंने ये बताई कि एबीसी क्या है? संख्याएं हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी को जीरो के बराबर मत लिखना। ए और बी इक्वल नहीं है किसके? जीरो के। तो क्यों ए बी को जीरो नहीं लिखना है? तो वही हमने अभी डिस्कस किया कि मान लो अगर मैं ए की जगह पे जीरो लिख लेती हूँ, वैसे तो मुझे मना किया है कि मत लिखो, पर मैंने लिखा। मना करने के बाद भी मैंने जीरो लिखा ए की जगह पर, और साथ में एक्स, और जहां मान लो बी की जगह पे 5 है, मान रहे हैं हम इसको, सिर्फ मैं मान रही हूँ, और सी की जगह पे 8 है, और ये 0 है, ठीक है। अब जब मैंने ए की जगह पे 0 लिखा और 0 ने जब एक्स के साथ गुणा की, तो ये तो 0 आ गया। तो 0 को लिखने की तो जरूरत होती नहीं। तो हमारे पास बच गया 5y जमा 8 बराबर है 0। और अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही चर बच रहा है, सिर्फ y बच रहा है, दो चर नहीं बच रहे। जबकि हमने शुरू तो यहां से किया था, शुरू तो हमने दो चर वाले समीकरण को लेके किया था, पर अंत में जब हमने a को 0 मान लिया तो हमारा x वाला चर ही खत्म हो गया, और हमारे पास दो नहीं बल्कि एक ही चर बचा। वैसे अगर आप यहाँ पे करोगे, b को 0 मान लोगे, तो y वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ x वाली बचेगी। तो वैसा करते करते कभी भी ये दो चर वाला नहीं रहेगा, ये हमेशा इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए कभी भी a और b को 0 नहीं लिखना है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। हाँ, नो मैम। अभी बताओ। नो मैम। नो मैम। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे और करते हैं और सवाल। इसके मानक रूप लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, इनको लिख लेते हैं। इसमें आपने जो है वो मुझे ए बी सी की वैल्यू बतानी, जैसा आपने पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है। 5x जमा 6y जमा 7 बराबर है 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसको मानक रूप इसके नीचे लिखो। हाँ, पहले सुन लो, एक बार सुन लो। इसका मानक रूप ठीक इसी के नीचे लिखो, ax जमा by जमा c बराबर है 0। और अब क्या करो? अब इसको बताओ कंपेयर करके, तुलना करके कि a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी और c की वैल्यू कितनी। ए की वैल्यू 5, मैम ए की 5 और बी की 6 और सी की 7। सी की 7। 5, 6 और 7 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि a की जगह पे कौन है? 5 है। a x से गुणा कर रहा है, 5 भी x से गुणा कर रहा है, इट मींस a की जगह पे 5 है, b की जगह पे कौन है? 6 है, और c की जगह पे कौन है? तो भाई 7 है। हो गया, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। -2x जमा 8y माइनस का 10 बराबर है 0। बताओ भाई, इसमें एबीसी की वैल्यू। हम ए की वैल्यू ए में -2, मैम ए की वैल्यू -2 और बी की 8 और सी की -10। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें किसी को डाउट भाई एबीसी की वैल्यू बताने में? नो मैम। क्योंकि पोल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पोल में यही क्वेश्चन आएंगे, एबीसी की वैल्यू बताओ, फिर मत बोलना कि मैम हमें तो डाउट था। ठीक है, एक बार और समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो, अब इसको मैं मिटाती हूँ। इसके लिए आपको याद होना चाहिए इसका मानक रूप, ठीक है। अपने द्विघात नहीं, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, मतलब ये याद रख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, ये लिख लिया, और यहाँ पे अपना जो समीकरण दिया था वो लिख लिया।
समीकरण के ठीक नीचे क्या करो, तो इस मानक रूप को लिख लो। लिख लिया। अब देखो कि a की जगह पे कौन है। a क्या कर रहा है बच्चों, a जो है वो x के साथ गुणा कर रहा है, ठीक है। तो अपने समीकरण में देखो कौन है जो x के साथ गुणा कर रहा है। तो मैंने कहा -2 है जो x के साथ गुणा कर रहा था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया a बराबर है -2। b की जगह पे कौन है, b y के साथ गुणा कर रहा है, 8 भी y के साथ गुणा कर रहा है, तो y की जगह पे y और b की जगह पे 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। c की जगह पे कितना है, तो c की जगह पे है -10। अब जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे कि 2 के साथ माइनस का निशान था, तो यहाँ पे माइनस का निशान लिखो, ठीक है। 8 के साथ कोई निशान नहीं था, तो कोई निशान मत लगाओ। जमा के साथ कोई निशान तो वैसे भी नहीं लिखते। सी की जगह पे 10 था, पर इसको सिर्फ 10 मत लिखना। 10 के आगे जो है वो माइनस का निशान है, तो यहाँ पे आपने -10 लिखना है। मतलब कोई भी नंबर लिख रहे होंगे उसका साइन उसके साथ लिखना, उसके साइन को मत भूलना, ठीक है। अभी बताओ। यस मैम, आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको अच्छे से कीजिए। आपको लिखा है 8 बराबर है 2x जमा 3y। इसको आपने इसके मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये अपने मानक रूप में है? नो मैम। तो फिर बनाओ, तो इसको बनाओ इसके मानक रूप में। चलो कोशिश करो। जमा 3y -8 -3y। लेकिन आधा बोला भाई, आधा बोला, वो तो बहुपद बन गया ना। मैम 3y -2x + 8 3y -2x कैसे आएगा बेटा? नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा। 2x + 3y + 8 +8 भी नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। प्लस का 8 भी -3y = 8। नहीं, इज इक्वल टू के बाद तो 8 नहीं चाहिए ना, 0 चाहिए, वही तो मानक रूप है। मैम -8 आएगा। 2x + 3y -8 = 0। ठीक है, चलो अभी 2x जिसको भी + डाउट, 3y -8 = 0। ठीक है। हाँ, अभी माइक ऑफ कर दो सभी, अभी माइक ऑफ कर दो। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब सभी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना सवाल देखा और हमें ये कह रहे हैं कि इसको मानक रूप में लिखो, तो पहले मानक रूप लिख लो भाई। इतना क्या सोचना, सबसे पहले मानक रूप लिख लो। तो ax लिख दिया, जमा का by लिख दिया, जमा का c लिख दिया, बराबर में लगा दिया 0, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा जो ये सवाल था ये तो इस तरह का है ही नहीं, तो हमने सोचा कि क्योंकि हमें बराबर है कि एक तरफ 0 लिखना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को यहां से उठाएंगे और बराबर है कि उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि एक तरफ हमें 0 चाहिए। अब इसको अगर उठाने लगो तो ये तो दो चीजें हैं, उठाते उठाते कितना साइन भी चेंज होगा, साइन की दिक्कत अलग से, और उधर लेके जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए संख्या उठाई 8 और उठा के इसको उधर भेज दिया। तो 8 को जब उठा के उधर भेजा तो 8 की जगह पे क्या बचेगा, 0 लिख दिया, ठीक है। बराबर है का निशान, बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा, बराबर है के बाद जो चीजें होती हैं उनको ऐसे ही लिखना होता है, उनको नहीं छेड़ना होता। 8 यहां से उठ करके आ रहा है, 8 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। पर अभी भी ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप कहता है कि राइट में 0 को लेके आओ। कहाँ लेके आओ, राइट में। तो हमने बस इसको इनकी जगह बदलनी है, तो इसको हम लिखेंगे 2x का 2x जमा 3y ऐसे का ऐसा माइनस का 8 और बराबर में 0, ठीक है। चलो अब हमने इसको इसके मानक रूप में लिख लिया। अब फिर से मुझे वही चीजें बताओ भाई, एबीसी की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू 2, b 3 c -8 अच्छा, ऐसे करके ना बहुत एक तो शोर हो रहा है क्लास में। एक काम करते हैं, एक नया रूल आज निकालते हैं। सबसे पहले तो भाई सभी हैंड डाउन करो, सभी अपने हैंड नीचे करो, किसी का भी हैंड रेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी मैं सवाल पूछूंगी उसका आंसर जो भी बच्चा देना चाहेगा वो बस अपना हैंड रेज करेगा। अभी आप नीचे करो भाई, विनेश आपका हैंड रेज है, उसको नीचे कर लीजिए। और हाँ, नहीं, पलक 2x जमा 3y बराबर है 0 नहीं होगा, क्योंकि 8 भी है ना, 8 भी तो हमने लिखा है, तो माइनस का 8 भी आएगा, ठीक है। अब जो भी मैं सवाल पूछूंगी उसके लिए बस हैंड रेज करना, मैं खुद से आपका नाम लूंगी सभी का। हिमांशु अभी के लिए हाथ नीचे रख लो। तो ये हमारा सवाल हो चुका है, ठीक है। इसको अभी इतना ही रखेंगे हम। इसमें किसी को डाउट है एबीसी की वैल्यू में तो पूछो। नो मैम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इस सवाल को करेंगे।
सवाल सुन लो पहले, यह है वर्गमूल 5x बराबर है -3y जमा का 7। इसको इसके मानक रूप में लिखना है और अपनी नोटबुक चेक कराओ। अगर बोलोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए क्या करो, अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर मुझे दिखा दो। ठीक है, सभी करेंगे, चलो सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड। अपनी कॉपी पे इसका मानक रूप लिख लो और अपनी नोटबुक मुझे दिखा दो, कैमरा ऑन करके। हाँ ठीक है, हिमांशु आपका मैं देख रही हूँ और प्रियंका आपका भी देख रही हूँ। मैम 2 मिनट रुक। हाँ मैं रुकी हूँ बिल्कुल। मैम मेरे को इसकी वैल्यू भी बतानी है। हाँ लिख लो अगर लिख सकते हो तो। आपका मैं अभी प्रियंका देखा नहीं मैंने, कैमरा ऑन रखो अभी। ठीक है, जो आपने किया है थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा सा इसमें कुछ मिसिंग है, उसको भी सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए प्रियंका ठीक है जितना भी आपने किया। और निशा आपका मैं देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको भी करेंगे अभी। और बताओ, मिस्टेक नहीं है मतलब एक और स्टेप होता है। ठीक है, मतलब कर तो आप सभी ठीक रहे हो, पर एक और स्टेप होता है, उसको करो। ठीक है, मैम मेरा ठीक था। कौन सा? आपने कैमरा ऑफ रखा है बेटा शशि? हाँ अभी तो सभी का ठीक ही आ रहा है जहां तक आपको बताया है, बस एक स्टेप इसमें और होगा, वो किसी ने नहीं किया है अभी तक। ठीक है, रुको 1 मिनट। ओके ठीक है, जहां तक जितना आप कर रहे हो, सोनिया आपका भी ठीक है, जितना आप लोग कर रहे हो वहां तक सभी का ठीक है, पर इसके आगे का भी स्टेप होगा, उसको सीखेंगे। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, बाकी बच्चे क्यों नहीं नोटबुक दिखा रहे? 2-4 ही बच्चे हैं, मतलब 4-5 ही बच्चे जो नोटबुक दिखा रहे हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखाते? लाइट है ना सभी के घर में? गई तो नहीं है किसी की लाइट? क्योंकि लाइट भी जाती रहती है आजकल। हाँ प्रियंका आपका भी ठीक है बेटा, जहां तक होना चाहिए वहां तक सभी का ठीक है। की है हमने। हाँ विनेश बताओ, बता रहे थे आप। ओके करेक्ट है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे, अभी बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं, ये है वर्गमूल 5x बराबर है -3y जमा 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको इसके मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसको उठा के उधर भेज दो। आपने वैसे सभी ने ठीक किया, तो चलो लिखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये यहाँ तो 0 आएगा। हाँ हिमलता अभी क्लास ज्वाइन हो गई बेटा, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 5 वर्गमूल 5x था, इसकी जगह पे हमने इसको उठा के उधर भेजना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। बराबर है का निशान, -3y ऐसे का ऐसा, क्योंकि ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, जमा का 7 ऐसे का ऐसा, क्योंकि ये भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। कौन उठ करके आया, तो वर्गमूल 5x उठ करके आया, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का वर्गमूल 5x। पर क्या अभी ये इसके मानक रूप में है? नहीं है, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बात नहीं बेटा, आपकी दिक्कत, आपकी गलती नहीं है, लिंक में मतलब आपका ऐसा वो नहीं हो रहा था ना सबमिट, इसलिए 0 करना मैम। अभी के लिए इतना कर लो। हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, -3y जमा का 7 माइनस का वर्गमूल 5 x बराबर है 0। पर अभी भी ये अपने मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप कहता है कि सबसे पहले x वाली टर्म लिखिए। तो मैं लिखूंगी माइनस वर्गमूल 5x। क्यों मैंने माइनस लिखा? क्योंकि भाई ये माइनस इसका खुद का है, किसी और का नहीं है। ये जो माइनस है ये वर्गमूल 5 का है। ठीक है, और
उसके बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए बताओ, x के बाद कौन सी टर्म आती है, y की, तो इसको लिख देंगे हम माइनस का 3y। और उसके बाद क्या आता है, c आता है, मतलब जमा का 7 बराबर है 0। तो ये हमारा क्या हुआ, हमने अपने इस समीकरण को इसके मानक रूप में लिख लिया है। लेकिन अभी यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो हमारी पहली टर्म है बच्चों वो नेगेटिव है, वो माइनस की है, ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो पहली टर्म है, जिसका मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं तो ये है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0, ठीक है। ये जो हमारे पास है, इसको अगर मैं देखूं तो पहली टर्म यहाँ पे माइनस का है, हाँ सही तो होगा, बट अब इसको और सॉल्व करेंगे। इसको हमने अभी माइनस का नहीं रखना है, ठीक है, हमें ये माइनस में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम अपने पूरे के पूरे समीकरण की गुणा माइनस से करवा देंगे, क्योंकि मुझे इस माइनस को प्लस में बदलना है। और मुझे पता है कि माइनस की गुणा अगर माइनस से करेंगे तो जमा का आ जाएगा, इसीलिए मैं इस पूरे समीकरण की गुणा माइनस से कराऊंगी, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगी। फिर से सुन लीजिए, क्यों मैं ये सब कर रही हूं, क्योंकि मुझे ये जो चीज है, ये जो a है, ये मुझे माइनस में नहीं चाहिए। पहला पद, पहली टर्म कभी भी हमें माइनस में नहीं चाहिए होती, तो उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो माइनस मैंने बाहर लिखा, अब ऐसा मत करना कि इसकी गुणा इससे कर दे और किसी से नहीं करी, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो सभी से गुणा करती है। तो पहले ये माइनस इससे गुणा करेगा, ठीक है, फिर ये माइनस आगे वाले साइन इससे गुणा करेगा, फिर यही माइनस आगे वाले साइन इससे भी गुणा करेगा, फिर आपको अपना एक आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इस माइनस ने जब वर्गमूल 5 के माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस को लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो ये आ गया जमा का वर्गमूल 5x, ठीक है। इस माइनस ने जब इस माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस का 3y, और इस माइनस ने जब आगे वाले इससे गुणा की, जमा के निशान से गुणा की, तो प्लस माइनस माइनस 7 बराबर है 0। अब बताओ एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू मैम, ए की तो √5 और बी की 3 और सी की -7। ठीक है, तो अभी आ गया हमारा आंसर। अब आप सभी देखो, तो आप सभी ने किया तो ठीक था, वही मैंने कहा कि किया आप सभी ने, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि गलत किया है, पर एक स्टेप था जो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि बताया ही नहीं था, तो कैसे करोगे। तो अभी मैंने बता दिया, तो अब याद रखना, ठीक है, कि हमें पहली टर्म कभी भी माइनस की नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करवा देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज है, समीकरण कहता है, फिर से एक और चीज सुनिए, समीकरण कहता है कि जो चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हो वो सेम चीजें आपको राइट हैंड साइड में भी करनी है। मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से माइनस से गुणा करवाई, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 0 के साथ माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये 0 था, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव होता, तो इसलिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई और संख्या होती तो हम करते, पर कुछ था ही नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये था हमारा ये वाला सवाल, जिसमें आपने इसको मानक रूप में लिख लिया और एबीसी की वैल्यू भी बता दी, ठीक है। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, क्योंकि बहुत समय हो चुका है भाई, कोई भी क्वेश्चन हमने पोल में नहीं किया है, तो अभी के लिए क्वेश्चन करेंगे और उसको सीखेंगे। चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बस मानक रूप याद रखना और कैसे डालते हैं उसको याद रखना, कैसे रखते हैं उसको याद रखना। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन होगा, हरियाणा बोर्ड 2018, इसका ये मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2018 में फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पूछ रहे हैं, आपको ये यहाँ पर सवाल पूछा है कि 4 बराबर है 5x माइनस का 3y। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको क्या करो, इसको मानक रूप में लिखो। मानक रूप आपको जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको यहां से देख लेना, ठीक है। और मानक रूप में जब लिख लोगे तो फिर क्या करना, फिर c की वैल्यू बता देना, ठीक है। जब आप अपने इस समीकरण को इसके मानक रूप में लिख लोगे तो फिर यहां से c की वैल्यू जो है वो बता देना। और अगर आपको c की वैल्यू मिल चुकी है तो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के चिन्ह देख करके आंसर अपना पोल में जाके दे दो। जिस जिसको सी की वैल्यू मिल गई, साइन का भी पता चल गया, वो पोल में जाओ और अपना आंसर दे दो। वेरी गुड भाई, आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है।
7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, क्लास में हमारे पास 24 बच्चे हैं, 24 में से मैम ओके बेटा 24 में से 10 बच्चों मैम ने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है रियल नहीं, ये रियल क्वेश्चन है। कर दिया मैम। ओके या मैं कर दिया मैम। मैम ओके कोई बच्चों, सेक्शन ऑन नहीं हुआ। बेटा पोल सेक्शन तो ऑन ही है ना, देखो बाकी बच्चों को तो कर दिया मैम। दिख रहा है। 3 डॉट पे जाओ, फिर एक्टिविटीज पे जाओ, फिर उस पे जाओ। आरुषि 2-2 आईडी से ज्वाइन हुई है क्या, या अलग अलग आरुषि है? कर दिया मैम। ओके ठीक है ठीक एक है, साथ में एक ही है दोनों। एक ही है। हाँ तो बेटा दूसरे वाले से चेक कर लो, क्योंकि पोल तो ऑन हो चुका है, 18 बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। अभी बताओ आरुषि, अभी पोल आरुषि पोल के नजर नाम आया? से ना एक और साधना है। अच्छा, मतलब अलग अलग बच्चे हैं दोनों। अच्छा, पोल ऑन करने के लिए तो क्या करना है, आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे नीचे, उन पे क्लिक करो। आपको नजर आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो। फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है ठीक है उस पे क्लिक करो। फिर वोट पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही वोट पे क्लिक करोगे आपका आंसर जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। अभी बताओ भाई, जिसका पोल सेक्शन नहीं ऑन हो रहा था, आरुषि के नाम से है वो। मैम हाँ जी बोलो। मैम ये पहला पोल है। हाँ ये पहला क्वेश्चन है, 3rd चैप्टर का पहला सवाल, ठीक है। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में अभी 25 बच्चे हैं। भाई 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, आंसर कर लीजिए, सभी आंसर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सवाल था। अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है यहाँ से एंड, -4 और इसका मैम डी। रिजल्ट डी तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको इसके मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखने के लिए हमने देखा कि मानक रूप में नहीं था, तो हमने 4 को या उठा के वहां भेज दिया, तो 4 की जगह पे आ गया 0 बराबर है का निशान, और यहाँ पे 5x ऐसे का ऐसा माइनस का 3y ऐसे का ऐसा, 4 यहाँ से आया उधर, तो 4 यहाँ पे जमा का था, बराबर है कि उस पार जब जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अभी भी ये मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में लिखो 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर है 0। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। और यहाँ पर हमने देखा तो c की जगह पे कौन था, c की जगह पे 4 था, 4 के पास साइन कौन सा था, माइनस का था, तो हम कहेंगे c जो है वो -4 के बराबर है, ठीक है। जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो। नो मैम। क्योंकि कुछ बच्चों का गलत भी हुआ था, 2-3 बच्चों का गलत भी हुआ था। हाँ बोलो, दोबारा समझा दो। ठीक है दोबारा समझते हैं, ठीक है। सवाल हमारे पास इस तरीके का था, इसको हमने इसके मानक रूप में लिखना था, ठीक है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, बराबर है कि एक तरफ 0 लाना है। तो हमने क्या किया, 4 को यहां से उठाया और हमने उसको उस तरफ भेज दिया, क्योंकि हमें एक ही तरफ सारे चाहिए, बराबर है कि उस तरफ हमें कोई संख्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4 को यहां से उठाया और इसको वहां भेज दिया। अब जब 4 यहां से उठ के चला गया तो 4 की जगह पे कुछ तो बचा होगा ना, तो क्या बचा, तो 0, तो हमने 4 की जगह पे 0 लिख दिया, बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा। 5x माइनस 3y ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये अपनी जगह नहीं बदल रहे थे। जगह किसने बदली, जगह 4 ने बदली, तो 4 यहाँ पे जमा का था, पॉजिटिव का था, ठीक है। इसका साइन यहाँ देखो तो प्लस का है, पॉजिटिव है। जब हमने इसको उठा करके बराबर है कि उस पार भेजा, यहाँ पर अगर जमा का है तो वहां जाके ये माइनस का बन जाएगा। ऑप्शन डी सही था, हाँ ऑप्शन डी सही था, -4 बन जाएगा। अब हमने इसको फिर से मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर है 0, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। हमें कहा था कि यहां से c की वैल्यू बताओ, तो c की वैल्यू जब हमने देखी तो हमें पता चल गया कि c की जगह पे जो है वो -4 है, ठीक है। अभी बताइए भाई, अभी किसी को डाउट, ऑप्शन डी सही था, हाँ
बिल्कुल, ऑप्शन डी इज दी नो मैम। राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और सवाल, उसको भी करेंगे पोल में ही। तो अभी के लिए चैट मैंने ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से करना, ठीक है, इसको ध्यान से करना। सवाल है 2x बराबर है 7y माइनस का 9। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें आपकी गलती ना हो, पहले सुन लो, अभी मत लिखो, सुन लो फिर बोलोगे यार मैम आपने बताया ही नहीं, तो पहले सुन लीजिए। अगर आप चाहते हो कि साइन की गड़बड़ ना हो, ठीक है, तो फिर 2x को यहां मत लाना, किसको भेजो, 7y माइनस 9 को उठाओ और उधर भेजो, पर साइन का ध्यान रखना भाई, 7y यहाँ पे कैसा है वहां जाके कैसा बनेगा, 9 यहाँ पे कैसा है वहां जाके कैसा बनेगा, इसका ध्यान रखना, तो साइन की गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो फिर वही जो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था ना, वैसा करना पड़ेगा, फिर माइनस से गुणा वगैरह वगैरह वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंट यही है कि 2x को उठा के वहां मत भेजो, 7y माइनस 9 को उठा के इधर ले आओ और फिर देखो कि ए बी सी की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। सभी ध्यान से करेंगे बिल्कुल। और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर आपने पोल में ही देना है, जो कि थोड़ी देर में ओपन होने वाला है। चलिए, अभी पोल भी ओपन हो चुका है, जिसका भी आंसर आ चुका है वो पोल में आंसर दे देना। आराम से सोच समझ के बिल्कुल रिलैक्स होके करो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करिए। और फिर से बोलो शशि। दोबारा बताना। हाँ, जिसने कर दिया ठीक है, हाँ दोबारा मैं बताती हूँ। हिंट मैंने ये दिया कि इसको उठा के वहां मत भेजना, तो क्या करें, तो इन दोनों को उठाओ और इसके पास लेके आओ, ठीक है। यस मैम। बस इतना मैंने बताया, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। अगर आप इसको उठा के वहां भेजोगे ना, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो हमने अभी पिछले से पिछले सवाल में किया, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने कॉपी चेक करके आपसे देखा भी था, वैसा सब करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि 2x को वहीं रहने दो, 7y माइनस 9 को उठा के उसके पास लेके जाओ, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फटाफट आंसर करो, पहले सॉल्व कर लो अच्छे से फिर आंसर देना, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया मैम। ओके बच्चों, ठीक है, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, लेकिन थोड़े थोड़े से गलत भी हो रहे हैं भाई। हिंट सुनो ना ध्यान से, हिंट भी तो ध्यान से सुनो। 2x को मत छेड़ो, 2x को वहीं रहने दो, 2x के पास भेजो 7y और 9 को, ठीक है। पर जब 7y और 9 को उठा के उधर भेजोगे तो उनके चिन्हों को देख लेना, क्या थे कैसे थे, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं क्लास में, हमारे पास जो है वो 23 बच्चे हैं। तो बहुत से बच्चे भी रहते हैं जो कि बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे, तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए बच्चों, उसके बाद ही आंसर देना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से करना है। कर दिया मैम। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, पोल में आंसर नहीं दिया, वो पूरी कोशिश करना पोल में अपना आंसर देने की। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। बताओ भाई अपना आंसर। मैम बी। 22 बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है, और 22 में से 11 बच्चों का सही और 11 बच्चों का गलत। तो ऐसा क्यों है भाई? डाउट होता है तो पूछ लिया करो ना, डाउट कभी भी होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सभी देखना। सॉल्व करने के बाद भी मन में डाउट आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने आप सभी को बताया था कि करना क्या है, 2x को उठा के वहां नहीं भेजना है, 2x के पास इनको लेके आओ। तो हमने वैसे ही किया। सबसे पहले हमने क्या किया, 2x को ऐसे का एक तो ये 2x को ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। 7y को यहां से उठा के
पे जमा का है, जब बराबर है कि इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा बताओ? माइनस का। -7y। 9 को उठा करके जब उधर भेजोगे, 9 यहाँ पे माइनस का है, बराबर है कि इस तरफ आएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का 9। प्लस का 9 और बराबर है 0। क्यों? क्योंकि बराबर है का निशान तो लगाना ही है ना, और बराबर है कि इस तरफ से इसको हमने गायब कर दिया, इसकी जगह पे कोई तो होगा तो 0 होगा, तो 0 लिख दिया। तो ये हमारा जो है वो समीकरण बनना था, ऐसा हमारा समीकरण बन के आना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसको कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के साथ। तो यहां से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू जो है वो है -7 और c की वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 11 बच्चों ने चुना है। लेकिन उसके अलावा 5 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए, 5 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी। तो सॉरी 5 नहीं, 3 बच्चों ने शायद, 3 बच्चों ने ए, 3 बच्चों ने सी और 5 बच्चों ने डी। ठीक है, 5 बच्चों ने डी, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अच्छा, अभी वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिसने भी 2x को उठा के उधर भेजा था। बताओ किसने ऐसा किया था क्या? जिनके हैंड रेज है उनको मैं सोच रही हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। किया था ऐसा? बताओ। नो मैम। नहीं, जिनके हैंड रेज है। नो मैम। नहीं किया था, फिर भी गलत क्यों आया? तब तो सही आना चाहिए था। बताओ कहाँ पे गलती हुई, खुद ही बता दो फिर, जिसका भी गलत हुआ कहाँ पे गलती हुई? मैम मेरी -9 हुई। मतलब आपने किसको माइनस कर लिया बेटा? नहीं मैम, बी कर रहे थे, ए दब गया माइनस में। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आपने मतलब गलती से क्लिक किया। और किसी का, और किसी की क्या गलती हुई बताओ? गलतियां बताओ ना, तभी तो हम उसको सुधारेंगे, ऐसे कैसे पता चलेगा? शशि फिर से कहो। मुझे ये ऑप्शन नहीं दिखा। अच्छा ठीक है, मतलब ऑप्शन देखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई कि जल्दी जल्दी में शायद नहीं दिखा। ओके, और ठीक है, तो अभी के लिए गलती से गलत हुआ वाला ही मुझे लग रहा है कि गलती से कुछ बच्चों का गलत हुआ है, बट कोई बात नहीं, आगे जो सवाल आएंगे उनमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल, इसको ऐसे करना था। और अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका भी जरूरी है। अभी तो मैंने आपको हिंट दे दिया, और पेपर में थोड़ी ना कोई हिंट देने आएंगे, तो इसलिए दूसरा तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल हमारा था ऐसा, इन्होंने कहा कि इसको इसके मानक रूप में लिखो और क्या करो, इसका जो है वो एबीसी की वैल्यू निकालो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी फटाफट से मुझे याद नहीं रहा कि 2x को वहां नहीं भेजना है, मैंने 2x को वहां भेज दिया। ठीक है, तो अगर मैं 2x को उठा के वहां भेजती हूँ तो 2x की जगह पे आ जाएगा 0, बराबर है का निशान, 7y और 9 अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे तो ये नहीं हिलेंगे, 2x ने अपनी जगह छोड़ी, ये उठ के वहां गया, तो ये जो है वो यहाँ पर जमा का था, बराबर है कि उस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब इसको हमने इसके मानक रूप में लिखना है। मानक रूप कहता है कि x वाली चीज को पहले लिखो, फिर y वाली चीज को लिखो, फिर जो है वो संख्या लिखो, फिर बराबर में 0 लिखो। लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करते तो आपका आंसर आता -2। ऑप्शन में था ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन में ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारी इस वैल्यू को ठीक कर सके। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, हमने देख लिया कि पहली जो टर्म है बच्चों वो हमारे पास नेगेटिव आ रही है, माइनस की आ रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अपने इस समीकरण की गुणा हम माइनस के साथ जो है वो कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमें इसको जमा का बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी गुणा हम माइनस के साथ कर देंगे। तो माइनस मैंने यहाँ बाहर लगा दिया। ठीक है, अब गुणा करो। अब ये जो माइनस है ये तीनों का है, ये इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, मतलब तीनों के साथ गुणा करेगा। इस माइनस ने जब माइनस के 2x से गुणा की तो ये आ गया जमा का 2x। इस माइनस ने जब जमा के 7y से गुणा की तो ये आ गया माइनस का 7y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और इस माइनस ने जब 9 के माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। ठीक है, बराबर है में 0। अब अगर यहां से एबीसी की वैल्यू निकालोगे तब भी आपकी वैल्यू सेम आएंगी जैसी पीछे आई है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -7 और जो है सी उसकी वैल्यू आ गई 9।
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। इस ऐसे करोगे तब भी बी आया, और जब ऐसे किया था तब भी बी ही आ रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा मानक रूप किसका, द्विघात द्विघात कर रही हूं मैं बार बार, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो अभी इतना ही हमारे पास हो पाए, तो आज की क्लास को इतना ही करेंगे। बाकी जो हमारी चीजें हैं ये सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है भाई, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।